नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड के क्लास में मैं बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव अपने सभी सुनने वाले साथियों का रात 9:30 पे स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने अपने अनाउंसमेंट में आपको पहले ही बता दिया है कि आज का हमारा विषय है D3 की कार्य प्रणाली और WE पर विशेष चर्चा। जहाँ तक एक कन्फ्यूजन सा बना रहता है आप सबको कि जो हम डोज बताते हैं उस डोज को आपको देने में और समझने में कुछ दिक्कतें आती हैं। हमारे कई साथियों ने इधर लगातार 3-4 दिनों से हमारे मेडिसिन बनाने के तरीकों पर कुछ सवाल भी किए, कुछ आलोचनाएं भी हुई। तो मैं सीधी बात करता हूं, चूंकि समय निश्चित कर दिया गया है आपका। देखिए, D1 और D2 यानी जब हम स्पेजिकेशंस, हमने आपसे बार बार बताया है और अब तो IDC कमेटी भी इस बात का प्रमाण मांग रही है कि हमारे यहाँ की दवाइयाँ कैसे बनती हैं। जो लोग बॉयल करके उसको 100 डिग्री पे खौला करके और फिर उसका भाप बना करके कहते हैं कि मैं दवा बना रहा हूँ, वो विधि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की नहीं हो सकती। जो लोग RS में, रेक्टिफाइड स्पिरिट में दवाओं को पूर्ण रूप से घोल के बना रहे हैं, वो दवा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की विधि नहीं हो सकती, बनाने की जो विधि है। हमने आपसे पहले भी बताया है कि जिस पार्ट को आपको औषध के रूप में बनाना है, उस पार्ट को आप फ्रेश डिस्टिल वाटर में या ताजे गर्म किए हुए पानी को ठंडा करके 38 डिग्री तक अधिकतम टेम्परेचर में छत पर एक बंद शीशे के जार में, सफ़ेद जार में रख दीजिए। और जब वो पूरी तरीके से सड़ जाए और नीचे उसके जो सफ़ेद ट्रांसपेरेंट वाटर जमा हो, उसको आप अलग कर लें और उसके ऊपर के कचरे को छान के फेंक दीजिए। दोबारा फिर आप वही प्रोसेस करेंगे, तिबारा करेंगे, 4 बार करेंगे, 5 बार करेंगे, और मैं समझता हूँ कि चौथे या 5वें बार में जो मटेरियल आप उस डिस्टिल वाटर में डालेंगे वो फिर नहीं सड़ेगा, ज्यों का त्यों पड़ा रह जाएगा। और जब ये स्थिति आ जाती है तो हम ये मान लेते हैं कि हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन की स्पेजिक एसेंस तैयार हो गई है, उसका एक्सट्रैक्ट तैयार हो गया है। अब ये एक्सट्रैक्ट, जैसे मैं आपको एक बार दोबारा बता दूं, जो लोग हमारे देर में लाइन पर आए हैं, हालांकि काफ़ी लोग लाइन पर हैं, जो मान लीजिए कि आपको गुड़हल के पौधे का की पत्तियों का अर्क बनाना है या गुड़हल के फूल का आपको अर्क बनाना है। ये हमने आपको उदाहरण दिया है, हम इसको कन्फर्म नहीं आपको क्लियर कर रहे हैं कि हाँ आप गुड़हल ही लेंगे या कोई और लेंगे। मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिया कि मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपको गुड़हल के फूल का अर्क या एक्सट्रैक्ट बनाना है, तो आप 50 ग्राम, 100 ग्राम, जिस रेशियो में आप लेना चाहते हैं। हालांकि मैंने आपको इस बात का संकेत दिया था कि जो हमारी जीव भार होता है पौधे का, उस जीव भार का 10 गुना आप प्रत्येक पार्ट को ले सकते हैं। जीव भार की चर्चा मैंने अपने पिछले क्लासों में की थी, आप कृपया उस वीडियो को खोल के सुन सकते हैं कि जीव भार किसे कहते हैं। हम फ्लावर को ले लें, फ्लावर को डिस्टिल वाटर में या गर्म किए हुए गर्म करने के बाद ठंडा किया हुआ जल हम जार में रख दें, और पहली बार हमारा वो फ्लावर उस पानी में सड़ जाएगा। हम उसको सड़े हुए पार्ट को बाहर फेंक दें 4-5 दिन बाद, 6 दिन बाद, और फिर दोबारा हम उसमें वही फ्लावर डालेंगे उसी जल में जो हमने निथार करके लिया है, जो उसका नीचे का जमा हुआ जल जो लिया है, स्थिर जल। ये प्रक्रिया हम 3-4 बार करेंगे और हमारा फ्लावर उसमें सड़ता चला जाएगा। एक ऐसी अवस्था भी आएगी जब हम फ्लावर को डालेंगे और फ्लावर हमारा ज्यों का त्यों रह जाएगा, बिल्कुल उसी तरीके से तरो और ताज़ा रह जाएगा। तो हम ये मान लेंगे कि अब इस जल में कुछ भी सड़ने की या गलने की, या इस जल के अंदर अब वो कैपेसिटी नहीं रह गई है कि ये किसी चीज़ को सड़ा सके, बल्कि अब इसमें उस पूरे के पूरे प्लांट की जो एनर्जी थी, उस जो सूर्य से हमको मिली थी एनर्जी फोटान के द्वारा, वो एनर्जी अब इस पानी में उतर गई है।
अब एनर्जी के साथ साथ उस टिश्यू के एंजाइम्स भी इसमें एक्सट्रैक्ट में आ चुके हैं, जिस एंजाइम्स की हमको औषध के रूप में आवश्यकता है। तो जब हमारा प्लांट का वो पार्ट सड़ना बंद कर दे, ज्यों का त्यों बना रह जाए, तो हमारा एक्सट्रैक्ट तैयार है। अब ये बहुत कंसंट्रेट एक्सट्रैक्ट है जिसको हम D1 का नाम देते हैं। इसके एक पार्ट को, मान लीजिए कि हमने 1 लीटर एक्सट्रैक्ट का D1 तैयार किया है, तो 1 लीटर का 10वां भाग, इसका 10वां भाग हम 9 भाग डिस्टिल वाटर मिला करके हम उसको D2 में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी अभी हमारे मूल एक्सट्रैक्ट के 9 भाग बचे हुए हैं। इस तरीके से हम फिर D3 बनाते हैं, और D1 और D2 ये दोनों इतने कंसंट्रेट होते हैं कि हम इसका उपयोग अपने शरीर के लिम्फ और ब्लड में इसके परिवहन को या इसके सर्कुलेशन को, या हम ये मान लें कि हमारी तंत्रिकाओं के अंदर जो एक्सोप्लाज्म है, जिसको हम नर्व के अंदर का टिश्यू फ्लूइड कह सकते हैं, वाटर कह सकते हैं, उसको विचरण करने के लिए एक फ्लो कह सकते हैं, उसके लेवल में या उसकी विस्कोसिटी से इसकी विस्कोसिटी मैच नहीं करती है, यानी हमारा एक्सट्रैक्ट गाढ़ा होता है और ब्लड हमारा या लिम्फ हमारा हल्का होता है। फिर हम D2 से जब D3 बना लेते हैं, तो D3 की जो विस्कोसिटी है और जो हमारे ब्लड और लिम्फ की विस्कोसिटी है वो मैच कर जाती है। इस नाते उस एक्सट्रैक्ट में जो एंजाइम्स हमारे टिश्यू फ्लूइड के लिए ज़रूरी होते हैं, वो एंजाइम फिर भ्रमण करने के लिए उनकी जो इलेक्ट्रॉन की जो गतिशीलता होती है उस लेवल पे जाकर के फिट बैठती है। इस कारण हम केवल D3 का उपयोग करते हैं। अब जो लोग डाइल्यूशन की बात करते हैं D3 से, फिर वो बनाते हैं 30, 200, 1000वां, 10,000वां, मैं उन चिकित्सकों की बात नहीं करता। वो किस रूप में अन्य चिकित्सा पद्धतियों की विधियों को अपना करके अपने रोगियों को ठीक करते हैं, मैं समझता हूं कि जब हम कॉम्प्लेक्स मेडिसिन, कॉम्प्लेक्स प्लांट का उपयोग करते हैं किसी एक मेडिसिन में, कॉम्प्लेक्स का मतलब जब हम कई पौधों को मिला के एक दवा बनाते हैं, तो जब कई पौधों को मिला के हम एक दवा बनाते हैं तो हम उसका डाइल्यूशन कैसे तैयार कर सकते हैं, यह आज तक मेरी समझ में नहीं आया और ना ही लोग हमको क्लियर कर पाए। किसी एक पौधे को डाइल्यूट किया जा सकता है, लेकिन हर पौधे की जो वैरायटी है कंसंट्रेशन की, उनके एंजाइम्स के अणुओं की, वो अलग अलग है, उनकी मोबिलिटी अलग अलग है। इस नाते अगर कोई ये कहता है कि मैं इसको 200वां या 400वां में या 1000वां में या 10,000वां भाग में डाइल्यूट करके फिर पेशेंट को देता हूं, तो ये बात मेरे गले के नीचे नहीं उतरती है। वैज्ञानिक तौर पे भी अगर हम किसी एक मेडिसिन में 10 पौधों को मिला करके एक मेडिसिन तैयार करते हैं, तो फिर उस मेडिसिन का जो आगे का रेशियो D3 के बाद जाएगा वो आपस में मैच नहीं करेगा। मैं आपको जो प्रोसेस बताता हूं ये प्रायोगिक प्रोसेस है जो मैं 36 सालों से उपयोग कर रहा हूं। मैं किसी किताब के पचड़े में नहीं पड़ा, मैंने अपना और डॉक्टर रमाशंकर जी द्वारा दी गई जो हमको गुरु मंत्र था, मैंने उसका प्रयोग किया और हम लोगों ने उस पर रिसर्च किया, खोज किया और ये पाया कि बेहतर परिणाम पाने के लिए हमको सारे पौधों को बराबर अनुपात में किसी एक मेडिसिन के लिए मिलाना है और फिर बेहतर परिणाम पाने के लिए हमको बराबर अनुपात में सारी दवाओं का प्रयोग करना है। जैसे सपोज कीजिए कि हमको एक दवा CNS बनानी है, CNS की ही चर्चा हम एक उदाहरण के रूप में कर लेते हैं। आज हमारे डॉक्टर RS शुक्ला जी जो इलाहाबाद के रिटायर्ड सैनिक हैं और उन्होंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अपना इतना अच्छा मन जमाया कि लगातार वो अच्छे पेशेंट देख रहे हैं। मोहम्मद आरिफ हमारे राजस्थान से बहुत अच्छा पेशेंट देख रहे हैं। डॉक्टर राय साहब सिंह यादव लुधियाना में, राजकुमार भारद्वाज जी हिसार में, हमारे PS चौधरी जी आगरा में, ये सब बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर्स हैं जो हमारे इस लेक्चर को सुनने के बाद, हमारे एक पोद्दार जी हैं, डॉक्टर AK सरकार जी हैं, डॉक्टर पुष्पा उड़ीसा से हैं, ऐसे तमाम, और डॉक्टर सीमा पांडे इलाहाबाद से हैं, बीच में डॉक्टर सुनीता चहर राजस्थान से जो दिल्ली में रहती हैं, ये सब उभरते हुए इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक हैं। लक्ष्मी जी गुड़गांव की हैं, और अगर मैं नाम लूँ आपको तो हमारे डॉक्टर AC त्रिपाठी एक सीनियर इलेक्ट्रोहोम्योपैथ गोंडा में हैं, डॉक्टर RL यादव, डॉक्टर MK मधेसिया, डॉक्टर राजकुमार मिश्रा, ये सब गोरखपुर के उभरते हुए चिकित्सक हैं। इसी तरीके से अम्बेडकर नगर में डॉक्टर VK श्रीवास्तव, बलिया में डॉक्टर श्रीवास्तव,
हमारे अंबेडकर नगर में के बगल में दर्शन नगर में डॉक्टर बिसेन जी हैं, डॉक्टर रामजी सैनी जी हैं, सब जितने नाम मैं गिना रहा हूँ ये ऐसे चिकित्सक हैं जिन्होंने मेरे निजी अनुभवों को अपने निजी जीवन में अपनाया है और अपने रोगियों पर इसका प्रयोग किया है, सफल प्रयोग किया है। हमारे एक चिकित्सक, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, कल उन्होंने लिखा था और आज भी उन्होंने दिन में बात किया कि एक महिला को स्तन कैंसर था और उसको अन्य चिकित्सा पद्धतियों ने, नाम नहीं लूँगा, अन्य चिकित्सा पद्धतियों ने उसको ऑपरेट करके समाप्त कर दिया था कि जाइए अब आप ठीक हो गए हैं। और वो महिला अपने घर आ गई थी, फिर उसके स्तन में गांठ फिर निकल आई और दोबारा वो गांठ बढ़ने लगी और उसमें से पस और पानी बाहर निकलने लगा, मवाद की तरह गिरने लगा। इनके पास वो महिला सेकंड स्टेज पे आई, जब दोबारा उसको गांठ निकलने लगी। इन्होंने मुझसे सलाह लिया, मैंने उनको कुछ औषधियाँ बताई जो मेरा अपना अनुभव था। उन औषधियों को 15 दिन प्रयोग करने के बाद उनकी आज शाम की रिपोर्ट थी, मैं फ़ोन ठीक से देख नहीं पाया कि हमारे शायद राजस्थान से ही कोई डॉक्टर थे, मुझे उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, अभी अगर याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। उन्होंने कहा कि सर, महिला का जो स्तन की गांठ थी वो गांठ छोटी हो गई है और उसमें से मवाद भी अब बिल्कुल नहीं के बराबर आ रहा है। और वो महिला कुछ धागे लेकर के मेरे पास आई थी जो उसके स्तन के ऑपरेशन के बाद वो टांके के रूप में वो धागे उसमें रह गए थे, वो धागे निकल करके उस पस के साथ बाहर आ गए और अब पस बिल्कुल नहीं निकल रहा और घाव सूख रहा है। मुझे भी खुशी हुई कि मैंने जो फार्मूला बताया उससे हमारे उस चिकित्सक साथी को बहुत राहत मिली, क्योंकि उनका पेशेंट अच्छा हुआ तो उनको खुशी हुई और उन्होंने मुझको बताया तो मुझे खुशी हुई। अब ये जो जितने नाम मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे के सारे चिकित्सक साथी जो लगातार हमारे संपर्क में प्रतिदिन बने रहते हैं और रोज 10 से 15 से 50 तक चिकित्सकों के फ़ोन आते हैं। और जैसा कि मेरी अपनी विशेषता है कि अगर मैं पूजा में नहीं हूँ या बाथरूम में नहीं हूँ तो मैं आपके फ़ोन कॉल को दूसरी घंटी पर बजते ही उठा लेता हूँ। मेरे पास इस तरह का नाटक नहीं है कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, मैं पेशेंट देख लूँगा तब आपका फ़ोन उठाऊँगा, या मैं झूठ बोल दूं कि नहीं मैं बहुत व्यस्त था और पेशेंट देख रहा था, बड़ी भीड़ थी, इस नाते आपका फ़ोन अवॉइड कर गया, या मैं 2 दिन बाद आप फिर दोबारा मिलाएं और मैं आपसे कहूं कि सॉरी मैं क्या करूं, मैं बड़ा बिजी था और मैंने आपको फ़ोन नहीं मिलाया। मेरी पहली प्राथमिकता है कि अगर आपने मुझको फ़ोन किया है तो आपको मेरी आवश्यकता है। आप पता नहीं किन परिस्थितियों में मुझे फ़ोन कर रहे हैं, इस नाते मैं तुरंत आपका फ़ोन कॉल अटेंड करता हूँ। कोई बहुत विषम परिस्थितियाँ हो जाएँ, अगर मैं आपका फ़ोन नहीं उठा पा रहा हूं तो आप ये मान के चलें कि वास्तव में मेरे सामने कोई ऐसी विषम परिस्थिति है जिसमें मैं आपका फ़ोन अटेंड नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि मैं उसके बाद कॉल बैक करता हूं। तो कुछ जो मेरी अपनी निजी आदतें हैं मैं आपसे भी अपेक्षा करता हूं और जितने चिकित्सक इस समय ऑनलाइन मुझको सुन रहे हैं मैं उनसे भी अपेक्षा करता हूं कि यदि आपका फ़ोन बजे तो कृपया, मोबाइल का काम ही यही है कि अगर फ़ोन बजता है तो आप बनना छोड़ दीजिए, नाटक करना छोड़ दीजिए, बहाने बनाना छोड़ दीजिए, उस फ़ोन कॉल को अटेंड करना शुरू करिए। अगर आप रोगी देख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप रोगी देख रहे हैं तो आप किसी का फ़ोन अटेंड नहीं कर सकते हैं, कि आप उसको उठा करके ये भी आप कह सकते हैं कि अच्छा ठीक है मैंने आपकी समस्या सुन लिया, अभी मैं दवा बनाने के बाद या रोगी को देखने के बाद आपको कॉल बैक करता हूँ। लेकिन ऐसा आप करते नहीं हैं। आप में से बहुत से चिकित्सक, मुझे नाम नहीं लेना, बहुत से चिकित्सकों से मुझे इस बात का कष्ट है, दुख है कि जब कभी मैं उनके पास कॉल करता हूं तो उनकी घंटी बज जाती है 2 बार 3 बार, उसके बाद वो कॉल बैक भी नहीं करते और कॉल उठाते भी नहीं। इससे ये लगता है कि आपके अंदर बनावटीपन है, आप स्वाभाविक रूप से अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं समाज में या सोशल मीडिया के द्वारा। तो मैं आपको बता रहा था कि हमारे जब चिकित्सक हमसे संपर्क करते हैं और मैं अपने फार्मूले बताता हूं तो जो फार्मूले मैं बताता हूं वो D3 के बताता हूं। यानी D3 से आपको क्या करना है, अब आप आगे सुने कि जब आपको D3 किसी भी कंपनी से आप ले लेते हैं या किसी भी दवा बनाने वाले से आप D3 की मांग करते हैं, तो जब आपको D3 मिल जाता है तो D3 का एक ड्राम में 3.5 ml होता है और मैं लगभग उसको औसत के रूप में 5 ml लेता हूं। 5 ml इसलिए लेता हूं कि ड्रॉपर से अगर ड्रॉप हम गिनेंगे तो 60 बूंद, किसी का ड्रॉपर छोटा होता है छेद, कोई बड़ा हो जाता है तो ड्रॉप गिनने में और उसको आकलन करने में दिक्कत आती है। इस नाते हमने एक सीधा सा रेशियो लिया कि 1 ड्राम को हम D3 ले लें या 5 ml, अगर हमारे पास ml नापने का मेजरमेंट है तो हम 5 ml ले लें। 5 ml को लेकर के हम 450 ml की जो बॉटल होती है उस बॉटल से 5 ml कम कर दें, यानी 445 ml हम डिस्टिल वाटर ले लें और उस 5 ml की दवा को D3 को उसमें डाल दें
और एक दो बार उसको सिर्फ हिला दें ताकि वो मिल जाए, आपस में मिक्स हो जाए। यानी 445 ml में हमने 5 ml दवा मिलाई है, यानी 190 का रेशियो हमने बनाया है। अब हमने 190 का रेशियो क्यों बनाया, इस पर भी लोग बहस करते हैं कि अनिल श्रीवास्तव अपने मन से रेशियो बना लेते हैं। ये मैं अपने मन से नहीं बनाता, हमने 19 को 10 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि 10 हमने एक कांस्टेंट रेशियो लिया है कि किसी भी दवा में अगर हम 10 का भाग दे दें या 10 से गुणा कर दें तो उस पर कोई फर्क नहीं आता है, इसलिए हम 10 के कांस्टेंट से चलते हैं। तो हम 190 के रेशियो पर, हम अभी नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, 190 के रेशियो में हम उसको तोड़ देते हैं। तो वो जब तोड़ लेते हैं तो हमारा जो 450 ml की मेडिसिन तैयार होती है वो भी D3 ही रहती है, क्योंकि हमने D3 को केवल मात्रा बढ़ाई है, हमने D3 को तोड़ा नहीं है 119 के रेशियो में, हमने उसको 450 ml में मिक्स करके 450 ml की D3 बना ली है। अब जो फार्मूले मैं आपको बताता हूं कि आप किसी भी दवा का 10 ड्रॉप, 20 ड्रॉप, 25 ड्रॉप इस तरह मिला के दें, तो वो आप उसी 450 ml के बॉटल से 10 ड्रॉप, 15 ड्रॉप निकाल करके 30 ml की शीशी में डिस्टिल वाटर ले लें और उसमें मिला दीजिए। अब आप समझने का प्रयास करें, यहीं पे आप गलती करते हैं। हमारे डॉक्टर आर एस शुक्ला ने कहा कि सर मुझे यही समझने में गलती हो रही थी, मैं उसमें से सीधे 30 ml निकाल लेता था। आपको 450 ml से 30 ml नहीं निकालना है, आपको 450 ml के बॉटल से 10 ड्रॉप, 20 ड्रॉप, जिस तरह का फार्मूला आप सेट करते हैं रोगी को देने के लिए, उतने ड्रॉप निकाल के 30 ml की शीशी के डिस्टिल वाटर में मिला देना है। आपको मान लीजिए 5 दवाएं निकाल के 30 ml में निकाल दी, तो पांचों दवाएं आप 450 ml वाले बॉटल से निकालेंगे। अब CNS अगर आपने बनाया है तो उसमें 6 दवाएं आपने 450 ml में मिलाई हैं, यानी 30 ml तो आपकी दवा हो गई, 6 दवाइयों का 5 गुणे 6 30 ml, और फिर 420 ml आपका डिस्टिल वाटर रहेगा, तब आपका 450 ml कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको CNS से अगर आपको 10 ड्रॉप देना है तो आप उसी 450 ml से 10 ड्रॉप निकाल के 30 ml के डिस्टिल वाटर में उसको मिला दीजिए और रोगी को शीशी पकड़ा दीजिए। फिर रोगी से आप उसके एज के अनुसार, उसके शरीर के सामयिक संरचना के अनुसार, रोगी मोटा है, पतला है, दुबला पतला है, लंबा है, छोटा बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, 1 महीने का बच्चा है, 50 साल के उम्र का रोगी है, उस हिसाब से आप उसको मिनिमम 2 ड्रॉप्स और मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं, लेकिन मैक्सिमम मैं मान के चलता हूं कि 30 से 40 ड्रॉप तक आप दे सकते हैं। हमारी टीम का तात्पर्य डॉक्टर रमाशंकर की टीम का यह मानना था कि रोग की गंभीरता को देखते हुए डोज को हमें बढ़ाना है। बहुत तेज बुखार है तो हम 2 ड्रॉप देकर के बुखार नहीं उतार पाएंगे, हम 50 ड्रॉप देकर के बुखार उतार पाएंगे। बहुत तेज दर्द में आदमी चिल्ला रहा है तो हम 5 ड्रॉप दे करके, जो लोग कहते हैं, अब यहीं पे पॉजिटिव और निगेटिव में मेरा जो है आपस में थोड़ा सा उलझाव आ जाता है कि रोगी दर्द से तड़प रहा है और भाई साहब हमारे कहते हैं कि ये पॉजिटिव हो गया, इसमें डोज कम करके निगेटिव कर दीजिए। और मेरा ये मानना है कि रोगी अगर दर्द से तड़प रहा है तो जहां पे आपको 5 बूंद देनी वहां पे आप 25 बूंद दे करके देखिए, रोगी आपका ठीक हो जाएगा। कॉलरा हुआ है, बार बार स्टूल आ रहा है, बार बार उल्टी हो रही है, दस्त आपकी बढ़ती जा रही है, आप कहेंगे हम 2 ड्रॉप दे दें, वो पॉजिटिव में जा रहा, निगेटिव में डोज घटा दें? कतई नहीं होगा। अगर डोज आप घटाते हैं तो सिंगल रेमेडी का आप प्रयोग कर रहे हैं, इसको अच्छी तरह नोट कर लीजिए। आप हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की कॉम्प्लेक्स रेमेडी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारी रेमेडी जो है उसमें कई पौधों का मिश्रण है और कई पौधों के मिश्रण में अलग अलग दवाओं के एंजाइम्स की जो कार्य क्षमता है, जो उनका परसेंटेज है, उसके आधार पे हम ये मान के चलते हैं कि हमको रोग की गंभीरता के आधार पे डोज तय करना पड़ेगा। और यही मेरा अपना अनुभव रहा है। हम इसको डाइल्यूट नहीं कर सकते, हम इसको डाइल्यूशन में दे नहीं सकते, हम पॉजिटिव निगेटिव में इसको गिन नहीं सकते, हम टेम्परामेंट में इसको ले नहीं सकते। हमारा सीधा सा एक फार्मूला है कि एनी परसिस्टेंट चेंज इन द लिम्फ और ब्लड दैट इज कॉल्ड डिजीज। अगर हमारा लिम्फ और ब्लड में कोई परसिस्टेंट चेंज है तो हम उसको रोग मानते हुए रोग को दूर करने के लिए रोग की गंभीरता के अनुसार उसका डोज तय करेंगे। डोज रोगी आपके सामने है, डोज आपको तय करना है। मैं जो फार्मूला बताता हूं एक जनरल फार्मूला बताता हूं कि उसके आगे पीछे आप डोज तैयार कर लें। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया कि आपको 20-20 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम 3 बार देना है, तो अब हमने अगर 20-20 ड्रॉप दे दिया तो आप 20 ड्रॉप ना दें। आप अपने रोगी को सामने देख लें कि 20 ड्रॉप तो हमने एक सामान्य व्यक्ति के लिए बताया है जो 25 साल या 30 साल का व्यक्ति है और उसका 50 या 55 किलो का वजन होगा, लेकिन उसके आगे पीछे आपको सेट करना पड़ेगा कि हम इस रोगी को कितनी दवा दें। और जब आप उस हिसाब से देना सीख जाएंगे, 2-4 रोगियों में हो सकता है आप कहीं गलत दें, लेकिन फिर भी आप गलत नहीं देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ 110% एंजाइम्स हैं।
बार बार मैं कहूँगा एंजाइम से, जो लोग नहीं मानते हो ना माने। मेरा समय 57 साल की उम्र में अब आगे समाप्त ही है। 10-12 साल 15 साल जो भी मैं अपने हिसाब से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के समाज में सेवा कर लूँ, लेकिन जो लोग नहीं मान रहे हैं, मैं तो एक नई पीढ़ी तैयार कर रहा हूँ जो एंजाइम थ्योरी पे आप सब चिकित्सक, हमारे जितने लोग इस समय ऑनलाइन पर हैं या जो मेरी पुस्तकें मंगा रहे हैं, वो सब मेरे फॉलोअर्स बन चुके हैं और वो हमारी ही सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। देश के अन्य लोग, देश के जो 29 प्रपोजलिस्ट गए हुए हैं आईडीसी काम ने, वो नहीं मानते, ना माने। आज नहीं कल, कल नहीं परसों एंजाइम थ्योरी के सिद्धांत को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के क्षेत्र में मानना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अतिरिक्त इन दवाओं के काम करने की कोई दूसरी प्रणाली आज तक कोई, जो भी सीनियर वहां ऊपर बैठे हैं और जो भी आगे अपने आप को पर्दे के पीछे छिपाए, वो भी इसका कोई कारण नहीं दे पाए। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाएं क्यों काम करती हैं इतनी तेज, और क्यों इतनी सूक्ष्म मात्रा में काम कर जाती हैं, और क्यों नहीं ये नुकसान करती हैं, क्यों नहीं इनकी संख्या बढ़ी, इसका सिर्फ एक और एक कारण है कि ये एंजाइम्स हैं और ये आर्गन वाइज मेडिसिन है। अभी तक जो लोग ये बताते हैं कि खाने के पहले, सोने के बाद, रात में उठने के पहले, वो सारे सिद्धांत दूसरी चिकित्सा पद्धतियों की नकल है। अगर आप उन किताबों को बहुत गंभीरता से पढ़ें तो जब वो कहते हैं हमारा सेकंड डायल्यूशन दे दिया, हमने 6वां डायल्यूशन दे दिया, हमने 18वां डायल्यूशन दे दिया, तो मान के चलिए कि ये केवल उन चिकित्सा पद्धतियों की मदर टिंचर को ला करके और डायल्यूशन बना बना के रोगी को ठीक करते हैं और अपनी किताबों में लिख डालते हैं। उन्होंने मदर टिंचर के अलावा कुछ इस्तेमाल नहीं किया है। वो कहने को चाहे जो भी कहते हो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की लेबल लगा लेते हो। और यहीं पे आज एक बात और स्पष्ट कर दूं, मैंने अपने फैज़ाबाद के अभी परसों 19 तारीख के कार्यक्रम में भी इस बात को बहुत गंभीरता से कहा था कि जितनी भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की कंपनियां पेटेंट के नाम पे आपको शीशी पकड़ा रही हैं, वो चाहे जिस कंपनी के लोग हों, वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के नाम पे अपना बिजनेस कर रहे हैं। कारण कि वो लिखते हैं ये फेविरियोल है जो बुखार को ठीक करती है, और उस पर जो फार्मूले लिखते हैं, जब उस फार्मूले से हम स्पेजिक एसेंस से उठाते हैं तो रोगी का बुखार नहीं जाता, लेकिन उनकी शीशी देने से रोगी का बुखार जाता है। ये बात सच है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि उनकी शीशी पर अगर लिखा है कि ये फीवर की दवा है तो उसको खिलाने से फीवर उतरता है, लेकिन जब उनकी शीशी पर जो फार्मूला लिखा है, जब मैं वो मिला करके देता हूं तो रोगी का बुखार नहीं उतरता। इसका सीधा सा तात्पर्य क्या है? इसका सीधा तात्पर्य यह है कि उनकी शीशी में दूसरी चिकित्सा पद्धतियों की मिक्सीपैथी का एक वर्जन है, लेकिन ऊपर शीशी के इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन का बोर्ड है। यानी ये दोहरी प्रणाली है, और यही दोहरी प्रणाली मैं आपको रोकना चाहता हूं। मैं आपको ओरिजिनल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का चिकित्सक बनाना चाहता हूं। हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस समाज में बड़ा कष्ट होता है और बहुत पीड़ा होती है। मैं अपने पिछले 36 वर्षों में अगर मैं एक वर्ष का 2 प्रोग्राम औसत मान लूँ तो कम से कम 36 वर्षों में 72 प्रोग्राम मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के मंच पे दे चुका हूँ। एक सामान्य तौर पर संभवतः इससे ज़्यादा 100 से ऊपर कार्यक्रम मैं मंचों पर दे चुका हूँ, लेकिन इनमें से लगभग 80% कार्यक्रमों में मैंने देखा है कि मंच पर बड़े बड़े भाषण करने वाले इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के विद्वान वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ और इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक में अंतर नहीं स्पष्ट कर पाते और कहते हैं कि मुझसे अधिक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कोई जानते ही नहीं है। यानी वो अपने आप का दावा ठोंकते हैं। मैंने इस बात को फैजाबाद भी बहुत स्पष्ट रूप में कहा और फैजाबाद के साथी जो इस समय हमारे ऑनलाइन होंगे वो सुन रहे होंगे। पैथिक, पैथी और पैथ, ये 3 शब्द हैं। पैथ मीन होता है चिकित्सक, पैथी मीन होती है चिकित्सा पद्धति, और पैथिक मीन होता है उससे संबंधित। यानी जब हम कहते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक अर्थात इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से संबंधित चिकित्सा पद्धति, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ कहते हैं तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का चिकित्सक, और जब हम होम्योपैथिक कहते हैं तो वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक से संबंधित हो गई। यानी पैथ, पैथी और पैथी के तीनों अलग अलग शब्दों की व्याख्या है। और यहां पर लोग कहते हैं कि हमने बड़े बड़े इलेक्ट्रोहोम्योपैथ से रोग ठीक कर दिए। इन्होंने बड़े बड़े इलेक्ट्रोहोम्योपैथ से रोग ठीक कर दिया, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से रोग नहीं ठीक किया, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ से रोग ठीक कर दिया। यानी इन्होंने बड़े बड़े चिकित्सकों से रोग ठीक कर दिया, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की चिकित्सा से रोग नहीं ठीक किया। तात्पर्य क्या मैं कहना चाहता हूं? मैं कहना यह चाहता हूं कि जब हम किसी
ऐसे मंच पर बैठते हैं जहां पर किसी अन्य चिकित्सा पद्धति के लोग भी अगर बैठे हुए हैं तो हमारी भाषा को पकड़ के उनको ये पता चल जाएगा कि हम कितने पढ़े लिखे हैं। हमको कम से कम पैथिक और पैथ में ये अंतर तो स्पष्ट होना ही चाहिए मंच पर बोलने से पहले, वहां पर समझ पहुंचने से पहले। यही कमी है हमारे इलेक्ट्रोहोपैथी समाज में, जिसकी लोग हंसी उड़ा लेते हैं, जिसको लोग ये कहते हैं कि ये तो केवल कागज का टुकड़ा लेकर के डॉक्टर बने। और ठीक यही बातें जो किताबें लिखी गई वो दूसरी चिकित्सा पद्धतियों की नकल से मोटी कर दी गई। हमारी किताब का लोग पूछते हैं पृष्ठ कितना है। ये मेरी किताब आज आपके सामने है, ये किताब है और ये किताब है। यही किताब तो है जो मैंने छाप करके मैं आपको पैक करके परसों से देने वाला हूँ। ये तो मेरे हाथ में एक किताब आई थी जो विमोचन के लिए गई थी। अब इस किताब में पृष्ठ कितने हैं ये महत्व नहीं रखता, इस किताब में लिखा क्या गया ये महत्व रखता है। आप लोगों ने कमेंट किया, बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि 1500 रुपये किताब है और इसके बाद हमको डाक खर्च भी हमसे मांग रहे हैं। मैंने तो आपसे डाक खर्च नहीं मांगा था, मैंने कहा था मैं आपको भेजूंगा और आप उसको छुड़ा लीजिएगा। लेकिन फिर आज मैंने बहुत गंभीरतापूर्वक विचार किया कि चलिए हमारे जो अच्छे साथी हैं जिन्होंने हमारी इस बुक को खरीदने में अपना समय लगाया, अपना पैसा लगाया, अपना एनर्जी चार्ज किया, तो मैं उनको अपने खर्चे पर इसको उनके घर पोस्ट कर रहा हूँ। यानी आपके 1500 रुपये में आपका डाक खर्च भी मैंने आज सम्मिलित कर लिया। आगे आने वाली पुस्तक जो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन लिखी जा रही है, अभी उसके लिखने में समय लगेगा, तो उसकी बात तो हम बाद में करेंगे। अब आइए हम चर्चा करते हैं कि D3 से आगे जो हम डोज आपको देते हैं वो डोज आपको तय करनी है। डोज के देते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि हमारे सामने वाला रोगी की उम्र क्या है, उसकी शारीरिक संरचना क्या है। अब मैं आज आपको अपनी ही किताब के जो मैंने लिखा है, मैं आज अब वही आपको WE के बारे में पढ़ के सुना देता हूं कि आपका इंटरेस्ट हो जाए कि मैंने अपनी किताब में किस तरीके से लिखा होगा, जो लोग किताब नहीं पाए हैं या जो लोग इस पर कमेंट करते हैं। WE के बारे में मैंने लिखा है कि यह शरीर के सभी अंगों में शांति प्रदान करती है। यह हृदय की धड़कन, जल संचयन, हृदय के विभिन्न रोगों पर अद्भुत परिणाम दर्शाती है। यह ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सोलर प्लेक्स पर सीधा प्रभाव डालती है। यह डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, सेंस ऑर्गन, क्रेनियल नर्व पर सीधा प्रभाव करने वाली एक महत्वपूर्ण रेमेडी है। मैंने आगे लिखा है यह बेचैनी दूर करने वाली, नींद को लाने वाली, मूत्र को बनाने वाली, सर्दी जुखाम एंटीपायरेटिक की तरह कार्य करती है। अभी मैं इसकी आगे व्याख्या कर रहा हूं आपसे। बच्चों की शारीरिक दुर्बलता, पेट दर्द में तुरंत लाभदायक है। विभिन्न औषधियों के कुप्रभाव को, रिएक्शन को दूर करती है। यह स्पाज्मेटिक, सनस्ट्रोक, कोल्ड बाइट, हाई एंड लो ब्लड प्रेशर पर अपना परिणाम दिखाती है। फीवर में विभिन्न प्रकार के फीवर, चाहे वो हाई फीवर हो या बहुत अधिक फीवर वाले हों, उस पर इसका अच्छा प्रभाव है। वृद्ध लोगों में रात में नींद ना आना, चक्कर, बेहोशी आना, पागलपन का दौरा पड़ना, कोराइजा, साधारण बुखार में ये सहायक होती है। हमने आगे लिखा है ये न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व पर प्रभाव डालकर सूखी खांसी, निमोनिया, अस्थमा, नेत्र में दर्द या कंजक्टिवाइटिस, ग्लाटिस, टूथेक में भी ये लाभकारी है। मूत्र का रुक रुक कर होना, क्रॉनिक सिस्टाइटिस होना, एल्ब्यूमिनेरिया होना, डायबिटीज मिलिटस होना, लीवर डिजीज, जाइंडिस, कॉलरा, एसाइटिस, इंटेस्टिनियल इन्फ्लामेशन, एंड्रिया में ये तेज कार्य करती है। मैंने आगे लिखा कि इलेक्ट्रोहोपैथी के लिम्फ और ब्लड में होने वाला कोई भी अस्थायी परिवर्तन जो भी होता है उसको WE दूर करने में सबसे आगे रहती है। ये मैंने आपको एक शॉर्ट नोट की तरीके दिया जो मेरे इस किताब के पृष्ठ संख्या 355 पर लिखा हुआ है। इसी तरीके से मैंने हर औषधियों का ब्यौरा अपने निजी अनुभव के आधार पर दिया है कि मैं उस औषधि का मैंने प्रयोग अपने 36 वर्षों में क्या क्या देखा है। किसी मेडिसिन के बारे में जो मेरे अनुभव रहे हैं, अगर उसमें ज़्यादा मुझको लाभ मिला है तो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन बढ़ गया है, और किसी मेडिसिन के बारे में अगर मैंने कम अनुभव प्राप्त किए हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन मैंने कम दिया है। हमसे कई लोग पूछ रहे हैं कि प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन इसमें कितनी है। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के बारे में जब मैंने लिख रहा था तो आप सब ने मुझको लिख करके पर्सनल पर भेजा
कि आप प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन को रोक दीजिए, आप मूल सिद्धांत को लिखिए, हम लोग दवा बना ले जाएंगे विभिन्न रोगों पर। और आप लोगों ने बनाना शुरू भी कर दिया। आप लोगों के जो परिणाम आ रहे हैं, जो आप लोग हमको फार्मूले लिख करके भेजते हैं कि मैंने इस रोग में ये दवा दिया, तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन तो आप लोग खुद बन गए हैं। लेकिन फिर भी हमारे आने वाले नए साथियों के लिए प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का लिखा जाना जरूरी है, और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में होना चाहिए। इस नाते मैं उसको लिख रहा हूँ। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि हमारे सामने वाले जितने भी आप साथी दर्शक, इस समय लगभग मैं देख रहा हूँ 75 के आसपास लोग ऑनलाइन हमारे इस क्लास को सुन रहे हैं। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि इतनी सर्दी में, जबकि मैं बैठ करके मेरे पैर इस समय ठंड में नीचे कांप रहे हैं और मैं चेयर पर बैठा हूं, फिर भी आप हमको सुन रहे हैं, तो ये हमारे इस क्लास की बहुत बड़ी उपयोगिता है। तो WE विशेष करके उस स्थान पर जहां पे आपको अन्य इलेक्ट्रिसिटी में लाभ नहीं दिखाई पड़ रहा है और आप दे करके फेल हो रहे हैं, जैसे ही आप WE देते हैं तो आपका उसका तुरंत लाभ मिलता है। यानी WE आपका एक इमरजेंसी इलेक्ट्रिसिटी भी है। जब आपको ये लगता है कि हम वाई दे रहे हैं, RE दे रहे हैं, WE दे रहे हैं, G नहीं काम कर रहा है, तो आज जैसे आप WE देते हैं, चूंकि WE एक बैलेंसिंग इलेक्ट्रिसिटी है जो प्रत्येक ऑर्गन के फिजियोलॉजिकल एक्शन को बैलेंस में लाके छोड़ देती है। तो जब भी किसी ऑर्गन को चेक करना हो, किसी मेडिसिन के फंक्शन को चेक करना हो कि ये काम नहीं कर पा रही या काम कम हो रहा है, तो उस दौरान आपको WE देने देना है। विशेष करके आपके सेंस ऑर्गन पर, क्रेनियल नर्व पर, आपके एलिमेंट्री कैनाल पर, जहां पर आपको लगता है कि WE हम इन अंगों के काम को हमको नॉर्मलाइज करना है, वहां पे आप, अब मान लीजिए कि आपको अपच बहुत ज़्यादा हो रही है, एसिडिटी बढ़ी हुई है, तो आप WE देंगे तो एसिडिटी उससे कम होगी, अपच आपकी कम होगी। डायरिया लगातार जारी है, आप मेडिसिन दे रहे हैं, नहीं काम कर रही, जैसे आप WE देंगे तो वहाँ के ऑर्गन्स पर WE जाकर के एक अच्छा फंक्शन करेगी। लेकिन ये देखिए, न तो डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव की ये किताब आपको डॉक्टर बना पाएगी, और ना ही विभिन्न राइटरों की किताब आपको डॉक्टर बना पाएगी, ना कोई शिक्षण संस्थान आपको डॉक्टर बना पाएगा। डॉक्टर या चिकित्सक आप अपने अनुभव से ही बन पाएंगे। किताबें आपको सिर्फ एक आधार होती हैं, एक मानक होती हैं कि आपको इस तरीके से चलना है। ट्रेन को हमने पटरी पर खड़ा कर दिया और ट्रेन की स्पीड बता दिया कि इस स्पीड से चलेगी, हमने उसमें डीजल भर दिया, हमने आपको स्टीयरिंग पकड़ा दी है। अब जब ट्रेन स्टार्ट आप कर दोगे तो उस पटरी पर वो कितने रेस में चलेगी, उस पटरी का भार थाम पाएगी, ट्रेन की स्पीड नहीं थाम पाएगी, ये आपको ड्राइवर को, यानी जो वहाँ स्टीयरिंग पर बैठता है उसको पता होगा, उसको अपने अनुभव से पता चलेगा कि हमको स्पीड कितनी लेकर के चलनी इस पर ट्रैक पर, और तभी आप एक सफल ड्राइवर बनेंगे। यानी मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप सब अपने, जितना अधिक आप रोगी देखेंगे, जितना अधिक आप प्रैक्टिस में रम जाएंगे, वही आपका अनुभव बनता जाएगा, वही आपकी किताब बनती जाएगी। और आज अगर मैं आपके बीच बैठ करके आपको लेक्चर दे रहा हूँ, तो मैं ऐसी कल्पना करता हूँ कि हमारे जितने साथी इस समय लाइन पर हैं, वो अगले 1-2 साल में इस तरह का वीडियो स्वयं अपने घरों से जारी करें और अपने आने वाले साथियों को अपने अनुभव शेयर करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के क्लास में बस इतना ही। कल रात में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए। मैं बस्ती से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार, शुभ रात्रि।